विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात अखिलेश के उस एजेंडे की जिसमें 27 का रास्ता तैयार करने के लिए सनातन पर वार तेज हो गए। इटावा में कथावाचकों पर हमला हुआ और अखिलेश यादव बयानबाजी पर उतर गए। वो इस मुद्दे को ठंडा होने नहीं देना चाहते। ये बयानबाजी एक सुनियोजित सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा जैसी लगती है। क्या ये धर्म के खिलाफ उनके अंदर गहराई तक बैठ चुकी राजनीतिक घृणा का संकेत है, या ये समझा जाए कि इटावा कांड के जरिए 27 की राजनीति शुरू हो चुकी है? बाबा बागेश्वर के खिलाफ अंडर द टेबल वाली बात बोलकर अखिलेश पूरे संत समाज को निशाना बना रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, किस तरह के रिएक्शन सब आ रहे हैं और क्या ये राजनीति है, सब कुछ आपको बताएंगे। दूसरी खबर भी सियासत से ही जुड़ी। जैसे जैसे 27 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी में कोई जाति की आग भड़का रहा है, तो कोई मजहब की आड़ में तुष्टीकरण कर रहा है और कोई दलित कार्ड खेलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। प्रयागराज में हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव हुआ, गाड़ियां जला दी गई और अब चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस दलित युवक की हत्या अप्रैल में हो चुकी है, उसी के नाम पर जून में सियासत क्यों गरमाई? क्या चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार की सुध 3 महीने बाद इसलिए आई क्योंकि 2027 की राजनीति की बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है? खबर के इस पहलू पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर बिहार से है, जहां चुनावों से पहले समाजवाद बनाम नमाजवाद की जंग तेज हो गई। तेजस्वी यादव अब कब्रिस्तान, मस्जिद और वक्फ की जमीन को लेकर सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के बीच मजहबी खौफ का कार्ड खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम वक्फ एक्ट को कचरे में फेंक देंगे। सवाल यह है कि बिहार में संविधान की चलेगी या शरिया की? एक तरफ तेजस्वी के पीछे खड़े हैं पप्पू यादव और ओवैसी जैसे खिलाड़ी जो सीमांचल से लेकर दलित मुस्लिम समीकरण साधने में लगे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी जो इसे संविधान और संसद का सीधा उल्लंघन मान रही है। तो क्या तेजस्वी धर्म के जरिए वोटों की फसल उगाने में लग गए? बताएंगे आपको। बात प्रयागराज में केरल के आतंकी मॉड्यूल और यूपी में एनकाउंटर एक्शन की भी करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात 27 की जमीन तैयार करने में लगे अखिलेश यादव के सनातन विरोधी मॉडल की करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले यही बताते हैं। यूपी में भी चुनाव में 1.5 साल है। 1.5 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से अपनी सियासत वाली जमीन तैयार करने में जुट गए हैं और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है फिर से जाति कार्ड का, और अब वो किसी को भी टारगेट करने से चूक नहीं रहे। सनातन विरोधी माने जाने वाले अखिलेश और उनके बयान हम सभी सुन चुके हैं, देख चुके हैं अलग अलग मौकों पर, चाहे महाकुंभ हो, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। और अब तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ गए और जो दक्षिणा मिलती है कथावाचकों को, उसको लेकर बहुत निम्न स्तर का बयान दे दिया। इसे अंडर द टेबल पेमेंट टाइप की चीज कह दी है। कहा क्या है अखिलेश यादव ने, आपको बताते हैं। लेकिन आप समझिए कि अखिलेश यादव जनरली क्या करते हैं, जो कोई एकता की बात करता है, जो हिंदुओं को एक होने के लिए कहता है, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते थे क्योंकि वो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक होगे तो नेक होगे। अब उनके निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर। क्यों है, क्या पूरा मामला है, चलिए डिटेल में पहले आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश की सनातन विरोधी छवि अब सामने आ गई है। बाबा बागेश्वर पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के बदले मोटी फीस का आरोप लगा दिया है। बाबा बागेश्वर पर अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। वो कथा सुनाने के 50 लाख रुपए लेते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले? अखिलेश के बयान पर संत समाज में नाराजगी है। क्या राजनीतिक हित साधने के लिए सनातन का अपमान हो रहा है? संत भी ये पूछ रहे हैं क्योंकि दक्षिणा को लेकर इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। सुनवा भी रहे हैं, क्या कहा है, सुनिए जरा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।
और जरा आपको बताते हैं कि इसको लेकर संतों में कैसे गहरी नाराजगी अब बैठ गई, उनको हैरानी हो रही है कि दक्षिणा को लेकर इस तरह की बात कही जा रही है। जरा आपको बताते हैं कैसे अब संत समाज में नाराजगी बैठी है। धीरेन्द्र शास्त्री, दरअसल ये पूरा मामला क्या है ये समझ लीजिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही थी, एकता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जात पात से इतर हम सब एक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने पर जोर देते हैं और शायद ये अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकता के लिए आप साथ आइए, और ये यात्रा भी निकाल चुके हैं। आपको याद होगा उनकी यात्रा अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ी थी। बाबा बागेश्वर की मुहिम से अखिलेश को नुकसान हो सकता है उनके राजनीतिक एंगल जो वो बांट कर वोट लेते हैं उसमें नुकसान हो। हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो जाएगा, और यही अखिलेश यादव की चिंता की वजह बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी इसको लेकर क्या कह चुके हैं, जरा आपको बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इटावा चोटी कांड पर उन्होंने बयान देकर यह बताया था कि समाज में सभी का काम बटा हुआ है, सभी का काम बटा हुआ है, और ये जो बटा हुआ काम यहाँ कथा वाचन से उनका जिक्र था, जिसको जो काम करना है उसे वही करना चाहिए। और अखिलेश को राजभर का बयान भी रास नहीं आया। क्यों रास नहीं आया? क्योंकि उनके हित वाला बयान नहीं था। अखिलेश ने ओपी राजभर पर भी विवादित टिप्पणी यहाँ पर कर दी थी। ओपी राजभर को उन्होंने ओपी रात भर कहा था। ये बयान अखिलेश यादव का ही था। सोचिए अखिलेश को कितनी दिक्कत है। अब योगी आदित्यनाथ ने भी जोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि एकता को एक साथ मिलाने में, लोगों को एक करने में हर कोई जो कुछ भी कह रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे राजभर हो, कोई भी अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक रहोगे तो नेक रहोगे, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा जगहों पर फेमस हुआ है और लोग इसे दोहराते हैं क्योंकि इसे एकता के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और सीएम ने इटावा के एसपी को बकायदा फटकार लगाई थी। जब वो घटना सामने आई थी तब फटकार लगाई थी। उन्होंने जातिवादी नहीं देखी थी, उन्होंने कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई थी। ऐसे में क्या अखिलेश को एकता का ये संदेश डरा रहा है? क्योंकि वो यादव वर्सेस ब्राह्मण वाले मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। जैसा मैं आपसे कह भी रही हूँ कि वो चाहते ही नहीं है कि ये मुद्दा कहीं भी खत्म हो। समझ लीजिए आप कि ये जो एकता का मुद्दा है, ये उनकी टेंशन की वजह इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनके लिए तो पीडीएफ फॉर्मूला है, जातियों में बांटने का फॉर्मूला है, उसी से वो चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। और वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं या बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो फॉलो हो जाए। संत समाज में गहरी नाराजगी इसको लेकर। अखिलेश यादव के बयान पर संत नाराज हैं। संतों ने अखिलेश से कई सवाल पूछे हैं इसको लेकर। बाबा बागेश्वर कथा के पैसे से आपको बताएं अस्पताल बना है, ये जिक्र संतों की तरफ से किया गया। धीरेन्द्र कथा के पैसे से गरीब बेटियों का विवाह कराते हैं, उनकी शादी कराते हैं। क्या ये अखिलेश यादव को पता है या नहीं पता है? संत समाज के लोग पूछ रहे हैं। अखिलेश सैफई में नंगा नाच कराते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, संतों की तरफ से। क्योंकि आपको याद होगा सैफई महोत्सव होता था, बड़े बड़े सितारे आते थे। हर बड़े सितारे का बॉलीवुड के नाम ले लीजिए, वो सैफई में होता था। अपने पैसे पर अखिलेश ने कितने यहाँ अस्पताल बनवाए हैं ये भी पूछ रहे हैं संत समाज के लोग। और जब टिकट देते तो वो कितने पैसे लेते हैं, टिकट बंटवारे में कितने पैसे लिए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस पर भी प्रश्न संत पूछ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश जी यादव कर रहे, मुझे लग रहा है वो कास्टिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और उन्होंने जो संत महात्माओं के ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं कि ये मोटा पैसा लेते, मोटा फीस लेते हैं। पॉलिटिशियन टिकट जब देते हैं तो कितना पैसा लेते हैं हमें भी पता है, हमारे पास भी हमारे चेले चपाटे आते रहते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी करना सर्वथा संत महात्माओं के ऊपर उचित है। रही कथा की बात, तो हिंदू धर्म का कोई जाति का, कोई पंथ का ये भगवान की कथा कर सकता है। मैं अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहूँगा, पैसा तो आपके पास भी था, ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं है। और अगर बाबा बागेश्वर धाम अपनी कथाओं में पैसा लेते हैं तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, मायने यह रखता है। आपके पास धन था, आपने इटावा में नाच करवाने में वो पैसा खर्च किया। बाबा बागेश्वर धाम उसी पैसे को लेकर के असहाय और निर्धन कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन आपको बताएं सपा और अखिलेश यादव का ये सनातन विरोधी जो आलाप है ये बहुत पुराना है, बहुत बार सामने आ चुका है। क्यों मैं ऐसा कहने जरा आपको बताते हैं। अखिलेश ने राम मंदिर से दूरी बनाई थी। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी
तो पहले उन्होंने कहा न्योता नहीं आया, फिर कहा न्योता आ गया है, फिर कहा कि हम नहीं जा पा रहे हैं। अलग अलग बातें उनकी तरफ से कही गई, दूरी उन्होंने बनाए रखी। अखिलेश ने महाकुंभ पर भी सवाल खड़े किए थे। पहले आपको याद होगा पीडीए रिपोर्टिंग चल रही थी कि ये नहीं, बिजली का खंबा नहीं लगा है, पीपे पुल नहीं तैयार है, पता नहीं क्या क्या पीडीए रिपोर्टिंग उस दौरान चल रही थी। महाकुंभ के खिलाफ उन्होंने जमकर भ्रम भी फैलाया था कि व्यवस्था नहीं, लेकिन खुद क्या किया था, स्नान करते दिखाई दिए थे महाकुंभ में, खुद गंगा स्नान उन्होंने किया था। तो ये उनका जो दो तरह का चेहरा है वो कहीं खुलकर सामने आ जाता है। गौशाला से दुर्गंध आती है, अखिलेश यादव का ये बयान था। गौशाला, गौ माता जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसको लेकर ये बयान दिया था कि दुर्गंध आती है, और ये तक कह दिया था उस समय कि सपा का परफ्यूम हम लॉन्च कर रहे हैं, आपको याद हुआ गया। वहीं सीएम योगी के भगवा कपड़े पर भी उनकी टिप्पणी आई थी। गेरुआ कपड़े को लेकर उनकी टिप्पणी जो आई थी, उस पर संत समाज ने भारी नाराजगी दिखाई थी कि आप जो गेरुआ रंग है, जो सनातन का प्रतीक है, उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं। रामचरितमानस पर सपा की तरफ से टिप्पणी आई थी। आपको याद होगा कि उस दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो तत्कालीन महासचिव थे समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से आपत्तिजनक बयान सामने आया था। ये जो बयान है, ये जो ट्रेंड है, ये बयानों का कोई नया ट्रेंड नहीं है। सनातन विरोधी बयान सपा की एक तरह से यूएसपी तब रहते हैं जब चुनावी मौसम आता है, और अभी 1.5 साल है, इसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी सपा भी से करती दिखाई दे रही है। लेकिन इसको लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह की बात कही गई है, दान दक्षिणा एक शुभ संकेत माना जाता है, उसे सनातन में एक तरह की अच्छी पहल माना जाता है, उसी पर प्रश्न और इस तरह का प्रश्न खड़ा किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कभी किसी मुवज्जिन के बारे में बोला, किसी मौलवी के बारे में बोला, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। 1000 बिस्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पुण्य जो है, प्रताप जो है, वो अभी एकत्रित नहीं हुआ। तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी छोटे कथावाचक से भी भागवत नहीं करा पाओगे। इनका खानदान ही शुरू से विरोधी रहा है, सनातन विरोधी। इनके पिताजी ने भी अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये हमेशा सनातन विरोधी हैं, ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ। अगर वो मुस्लिम धर्म गुरु पे बोले तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे? समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या उनके विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वहाँ, और यहाँ समाज में उनकी कन्याओं का विवाह करके दिखाएं। ये तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही ये बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी 1.5 साल चुनाव में बाकी हैं, लेकिन अभी से ही पीडीए वाले फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में वो पूरी तरह से लग चुके हैं। उसका असर उनकी बयानबाजी में भी दिखाई दे रहा है, और उन्हें एलर्जी हो रही है उन लोगों से जो एकता की बात करते हैं, जो हिंदू एकता, जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर भी इसी तर्ज पर बयान देते रहे, ऐसे में अब उनके निशाने पर बाबा बागेश्वर आ गए। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इटावा में यादव समाज से जुड़े कथावाचकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की चोटी काट दी। आरोपी यादव थे तो सपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। मुद्दा नारी सम्मान का होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए यादव वर्सेस ब्राह्मण का रण छेड़ दिया। अखिलेश जहां पीडीए फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में जुट गए, वहीं सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक सभी हिंदू एकता पर जोर देते नजर आए। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मयान। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर का ये बयान
अखिलेश के यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली राजनीति पर भारी पड़ता दिखा तो सपा सुप्रीमो की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। सनातन के अपमान का ठेका ले चुके अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर कथा के लिए अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप मढ़ दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। शायद अखिलेश यादव को डर है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक कर देंगे। ऐसे में बाबा बागेश्वर का अपमान करके वो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक तो साध ही ले। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव का नमाजवाद किसी से छिपा नहीं है। जब जब चुनाव आता है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बढ़ चढ़कर सनातन का अपमान करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश अब संतों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है, ऐसा लगता है कि कुछ इन पे किसी हिंदू विरोधियों की साया इनके ऊपर पड़ जाती है। आप देखिए, अभी ये इटावा वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था, तब तक जो है धीरेन्द्र शास्त्री पे टारगेट कर दिया। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। चोटी और कथा से शुरू हुआ विवाद अब सनातन के अपमान तक पहुंच गया है। अखिलेश इस विवाद के जरिए 27 का गोल सेट करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी से मजहबी तुष्टीकरण का नया तरीका बता रही है। मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोल बंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पिताजी से ही लागू है। उनके पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल किया था और मुल्ला मुलायम बन बैठे थे। अब टीपू जो है मुल्ला बनने के चक्कर में है और टीपू जिस तरह का नरगल बयान दे रहे हैं, सनातन खिलाफ दे रहे हैं, महापुरुषों खिलाफ धर्म, इधर उनकी विद्वता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पिछले करीब 8.5 साल सनातन के दम पर प्रदेश ने विकास की नई इबारत लिखी है। काशी से लेकर प्रयागराज और मथुरा से लेकर गोरखपुर तक धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि सपा सनातन के विरोध के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी समाज जोड़ने की बात कर रहा है वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव ही सियासी बिसात में नहीं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक और चेहरा है जो एक्टिव हो गया है 27 को देखते हुए। चलिए उस खबर की बात कर लेते हैं। 27 के चुनाव को देखते ही सिर्फ सपा हाथ पैर नहीं मार रही है, हाथ पैर मार रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। 3 महीने पहले कोई घटना होती है, आप सोचिए अगर अप्रैल महीने की घटना है, तो अगर आपको बहुत सांत्वना देनी है, आपको परिवार को संबल देना है और अब वाकई खराब महसूस कर रहे हैं उस परिवार के लिए जो कुछ जूझ कर वो झेल कर आगे बढ़ रहा है, तो आप अगले ही दिन पहुंचेंगे ना उसके घर पर सांत्वना देने की। आप 3 महीने बीत जाने के बाद इंतजार करेंगे उस मौके का जब आपको लगेगा कि अब 27 के मोड में चुनावी बिसात यूपी में बिछ रही है, अब मैं भी उसमें कूद जाऊं। कुछ ऐसा ही किया है चंद्रशेखर आजाद ने। 3 महीने पहले हुई घटना को लेकर वो अचानक प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रयागराज सिर्फ पहुंचते ही नहीं बल्कि एक अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। हिंसा हंगामा प्रयागराज में होता दिखाई देता है क्योंकि उन्हें चाहिए वोटर्स, वो वोटर्स जो बसपा के कभी कोर वोटर्स हुआ करते थे, अब उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप ये समझिए कि एक मामला जो 3 महीने पहले हुआ उस मामले में कार्रवाई भी हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई और अब अचानक पहुंचना ये बताता है कि वो सिर्फ सियासी बैंडविड्थ इस पूरे घटनाक्रम में लेना चाहते हैं। पूरी खबर क्या है जरा डिटेल आपको दे देते हैं। प्रयागराज के करछना में कल भारी बवाल देखने को मिला है। चंद्रशेखर को करछना जाने से रोकने पर प्रदर्शन हुआ और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने जमकर हो हंगामा किया है। समर्थकों में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और हंगामे के दौरान पुलिसकर्मी सहित कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं आपको ये भी बताएं कि उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी दबिश दे रही है और कई गिरफ्तारियां तो हो चुकी है। मामले में अब तक बताया जा रहा है 50 आरोपी जिन्होंने हो हंगामा किया, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने उपद्रव मचाया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह का अनरेस्ट क्रिएट हुआ है।
प्रयागराज में ये किसी को संबल देने गए थे और अपने से जुड़े लोगों पर मामला दर्ज करवाकर लौटे हैं। जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, चंद्रशेखर समर्थकों ने कैसे हंगामा किया। पूरा रास्ता जाम हो गया और लोगों की भारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं। पूरी रोड को इन्होंने जाम कर दिया, पूरी रोड जाम हो गई और सिर्फ यहीं तक घटना नहीं रही। जरा ये तोड़फोड़ की तस्वीर देखिए, कैसे धनाधन लाठियां बांधी जा रही हैं, वाहनों को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देखिए वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर है, ये समर्थक पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे क्योंकि पुलिस हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा कैसे तोड़फोड़ की गई और जनाब आपको स्थिति दिखा देते हैं। ये देखिए, वाहनों को पूरी तरह से तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया और ये पुलिस की गाड़ियां, आम लोगों की गाड़ियां किसी को नहीं छोड़ रहे थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तस्वीर आप देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है। ये गए थे मुलाकात करने और जब पुलिस ने हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश की तो ये देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये देखिए दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो समर्थक है चंद्रशेखर आजाद के, वो दनादन पत्थर बरसाते दिखाई दिए। तो ये वो तस्वीर है जहां पर ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद चाहते ही थे कि यहां पर बवाल हो और वाकई प्रयागराज में बवाल होता दिखाई दिया है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि किस तरह के हालात यहां पर बनाए गए। देखिए, मामला 3 महीने पुराना था, जरा उस पर डिटेल हम आपको दे देते हैं। 12 अप्रैल को दलित युवक देवी शंकर की हत्या होती है और अगले 13 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, अगले दिन 13 अप्रैल को अज्जला शव बरामद किया जाता है। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 महीने बाद चंद्रशेखर पीड़ित से मिलने पहुंचे। 3 महीने बाद, आप खुद सोचिए, माहौल खराब होने की आशंका थी, ऐसे में पुलिस ने मिलने नहीं दिया। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की अफवाह फैला दी गई इसको लेकर और समर्थक, जो चंद्रशेखर के समर्थक थे, उन्होंने आगजनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, हो हंगामा शुरू कर दिया। जरा तस्वीर एक और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वो 50 से ज्यादा आरोपी हैं जो बेचारे समर्थक थे, बातों में आ गए चंद्रशेखर आजाद की। अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो निकल लिए हैं, लेकिन ये लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं और हिंसा के आरोप में, आगजनी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीर भी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बातों में आ गए और फंस गए। अब चंद्रशेखर आजाद को दरअसल बसपा के वोट चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए और यही वजह है कि वो 3 महीने पुराने मामले को निकालते हैं और झाड़ पोंछ के अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे 27 का उनका रास्ता तैयार हो जाएगा, सियासी सीढ़ी चढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ मासूम जो उनकी बातों में आ गए समर्थक बनकर उनके साथ पहुंचे, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद मुश्किल खड़ी करते, उनकी गिरफ्तारी होती है और खुद निकल लेते हैं नगीना सांसद। रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अभी हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर NSA और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल खराब करने की कोशिश तेज हो गई है। कोई जाति के नाम पर सियासी एजेंडा सेट कर रहा है तो कोई मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की कोशिश, कोई गरीबी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है तो कोई दलित के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। मतलब साफ है कि 2025 के चश्मे से ही 2027 में जीत की राह देखी जा रही है। यही वजह है कि पुराने मामलों को झाड़ पोंछ कर फिर से निकाला जा रहा है
उनके नाम पर सियासत की नई पिच तैयार की जा रही है, जिस पर चलकर नेता 2027 में विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि जिस दलित युवक देवी शंकर की हत्या 12 अप्रैल को ही हो गई थी, उसके परिवार से मिलने की याद चंद्रशेखर को 3 महीने बाद आई, क्योंकि उनकी राजनीति ही दलित कार्ड के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन चंद्रशेखर ने यहाँ भी देरी कर दी। चंद्रशेखर के इस दौरे पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो दौरा पीड़ितों से मिलने के लिए था, उसी दौरे के कारण अब कई और लोग भी पीड़ित हो गए। वजह है चंद्रशेखर समर्थकों का हंगामा और हिंसा। रविवार को चंद्रशेखर प्रयागराज पहुंचे, लेकिन पुलिस ने माहौल खराब होने की आशंका के चलते चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सर्किट हाउस ले जाया गया। हंगामा बढ़ा तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी अफवाह फैलाई गई जिससे हिंसा भड़की। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई और पुलिस की 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन अब चंद्रशेखर इस हिंसा को साजिश बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंककर भले ही चंद्रशेखर खुद को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन चंद्रशेखर की सियासी कहानी की पोल चश्मदीदों ने ही खोल दी है, जिन्होंने बताया कि धरने के नाम पर कैसे साजिश रची गई, कैसे प्रदर्शन के नाम पर महिलाओं के साथ लूटपाट की गई। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, उस किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। चश्मदीदों ने सच बता दिया, लेकिन अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हिंसा फैलाने वाले चंद्रशेखर समर्थकों पर एक्शन लिया जा रहा है। जिन समर्थकों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ की थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो अब चंद्रशेखर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रशेखर दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों का मसीहा बनते हैं, अब उन्हीं के सियासी फायदे के लिए उनके कई समर्थक सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चंद्रशेखर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जरा समझिए, आपको बताते हैं। 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर अभी से जुट गए हैं और चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो निकले, थोड़ा देर से निकले लेकिन निकल गए। बसपा के वोट बैंक पर सांसद चंद्रशेखर की नजर है। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दलितों पर बीएसपी की कमजोर होती पकड़ का वो फायदा उठाना चाहते हैं। मायावती की जगह वो खुद को स्थापित करना चाहते हैं दलितों के मन में, और यूपी में खुद को दलितों का प्रमुख चेहरा बनाने की उनकी कोशिश है। और इसको लेकर ये जो सवाल है, क्या यही उनकी कोशिश है? इसको लेकर हमने सांसद चंद्रशेखर से एक्सक्लूसिव बात हमारे सहयोगी जतिन ने की है। क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, खुद सुनिए। चंद्रशेखर रावण जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं मौजूदा। प्रयागराज आप गए थे, वहाँ पर जो हिंसा हुई उसको लेकर जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? हिंसा किसकी वजह से हुई, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़? हिंसा किसकी वजह से होती है? भीड़। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई हिंसा हो रही है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होते हैं, कुछ नहीं हिंसा होती है। ठीक है, एक बात। अब आप एक और सवाल पूछ रहे थे कि आप डीसीपी का बयान, हाँ, क्या कह रहे हैं? भीम आर्मी के लोगों ने हिंसा की, 17 से 18 जो लड़के हैं उनको हम लोगों ने डिटेन किया है। यमुनानगर जो डीसीपी गरीब बच्चे जा रहे थे उनको रास्ते में से पकड़ के, किसी को पकड़ा कहीं से होगा, दिखाया कहीं से होगा। हम 16 महीने जेल काटी है, निर्दोष, हमारा कोई रोल भी नहीं था। वहाँ से पकड़ के ले गए और कह दिया कि तो हमने इस घटनास्थल से पकड़े रात को और बताया अगले दिन सुबह को, और बताया कि वहाँ भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आरोप लगाना आसान है, आरोप तो मीडिया पे भी लगते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, नेताओं से पैसे लेता है। जवाबदेही तो किसी की बननी चाहिए ना। अगर गाड़ियां जली, जांच होने दीजिए ना। जैसे कई पत्रकार ऐसे हैं जिन पे 100 करोड़ की वो मांगने का जो है
न्यूज के एवज में आरोप है, तो सब जांच कोर्ट से होती है ना। तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भीम आर्मी के लोग पकड़े गए, उनका क्या? पकड़ सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो बहन बेटियों के सम्मान के लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो अपने दिन रात नहीं देख रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं। आप बताओ ना, उस हत्या हुई है, उस परिवार को वापस ला दोगे बेटा? मुख्यमंत्री आप कोई मिलकर ला तो लाओ, देखो मैं देख लूँ। ठीक है, उस आरोप उस परिवार का भी है, सरकार के बड़े नेताओं पे है कि ये पाल समाज की बेटी थी इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस पे जवाब कौन देगा, बताओ आप मुझे। तो आपको क्या लगता है किसने किया ये हिंसा? ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। कौन है सर आरोपी? आप जब इतना 8 लोग जो जेल गए जिन्होंने हत्या की है, उनके हिंसा में जिन लोगों की गाड़ियां चली उनका क्या? वो गाड़ियों भी पता लगेगा बाद में, वो गाड़ियां भी हमारे निकलेंगी, हमारे लोगों की गाड़ियां जलाई गई। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वही अपनी बाइक छोड़कर चले गए, उन्हीं। और वो जलाई किसने? हमारे लोग तो चले गए थे, जलाई किसने? जलाई तो उन स्थानीय लोगों है ना, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लगेंगे इसमें, उन पे मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आप चिंता मत करो। आगे वो बात कर रहे हैं, बात ही नहीं करने दे रहे। सांसद जी कि सवाल पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे कौन है, तो थोड़ा गोलमोल जवाब देकर चंद्रशेखर आजाद चलते बने। राजनीति का उनका ये जो पहलू उन्हें कितना फायदा देता है ये वक्त बताएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, बात अब बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में तो इसी साल चुनाव है। चलिए आपको बताते हैं क्या हो रहा है। आरजेडी अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए संविधान के जरिए, कानून के जरिए जो वक्फ कानून बना है उसे कूड़े में डालने की बात कर रही है, कचरे में डालने की बात कर रही है। और बीजेपी अब इस पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि ये समाजवाद नहीं है, ये नमाजवाद। खबर क्या है पूरी, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ये बयान सामने आया है वो बताता है कि अब आरजेडी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है और यही वजह कि ऐसी बयानबाजी हो रही है। हुआ क्या है, कहा क्या है, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं। पहले ये जान लीजिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी का बयान आया है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे और एनडीए को 20 साल दिए हैं, मुझे 20 महीने दे दो। 20 महीने मांग रहे हैं जनता से। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है और ऐसे में पास हो चुका कानून जो संवैधानिक तरीके से पास हुआ है उस कानून के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावों से पहले आरजेडी की तुष्टीकरण वाली राजनीति एक्टिव हो गई है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्योंकि जो बयान उनका आया उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है और बीजेपी भी इसी को लेकर प्रश्न पूछ रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे। पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई, क्योंकि सभी को वही वोट बैंक चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरजेडी का परंपरागत वोट MY समीकरण है और बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 73% पश्मानदा मुसलमान है। तेजस्वी इसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट भी गए और अब अपने बयानों से तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही जो मैं कह रही हूं कि सिर्फ यही नहीं है,
इस बयान के पीछे वोट बैंक तेजस्वी के लिए तो और चेहरों के लिए भी है, वो भी एक्टिव हो गए हैं। वही एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो अब उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जैसी। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। कानून बन चुका है साहब, संविधान के तहत बन चुका, कैसे लागू नहीं होने देंगे आप? कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं जिससे बस उनके वोटर्स मान जाएं कि वो बहुत बड़े उनके लिए एक तरह से खलीफा है और उनके लिए सारी चीजें कर लेंगे। पप्पू यादव भी आ गए मैदान में, वो कह रहे हैं कि हर धर्म की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। मुसलमान जमीन नहीं छीनते हैं, क्या ये भूल गए वो गांव जो बिहार का ही था, जिसपे पूरे पर वक्फ कानून के तहत कह दिया था कि हमारा है? भूल गए शायद पप्पू यादव। अगला नाम है अख्तरुल ईमान, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष। अब क्योंकि सीमांचल में 5 सीटें पिछले चुनाव में जीत चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो उम्मीद दोगुनी है इस बार। संविधान भी अहम है और इस्लाम की शरीयत भी। मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकता है, शरीयत खत्म करने वालों का पंजा मरोड़ देंगे, ये बयान आया है। ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि ये बयानबाजी इसीलिए चल रही है, ये संविधान को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चुकेंगे अगर इन्हें सत्ता का रास्ता उस जरिए मिलता है तो। रिपोर्ट देखिए। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में चुनावी रण सज चुका है। एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी हो या कांग्रेस, AIMIM हो या निर्दलीय सांसद, सभी लच्छेदार बयानबाजी कर रहे हैं। आलम यह है कि 17% वोट पाने की होड़ में ये नेता संविधान को कूड़ेदान में फेंकने को तैयार हैं। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच पूरे इंडी गठबंधन पर हावी है। सत्ता हासिल करने के लिए अगर संवैधानिक तरीके से बने कानून को ताक पर रखना पड़ा तो ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। संविधान विरोधी सुर बुलंद करने में तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं। मुस्लिम वोट पाने की चाह में भरे मन से पप्पू यादव ने भी यह दावा कर दिया कि मुसलमान किसी की जमीन नहीं छीनते। संविधान को नहीं मानते, कैमरा रखो ना वहां पे। मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। पप्पू यादव के मुताबिक मुसलमान जमीन नहीं छीनते, शायद वो वक्फ बोर्ड की मनमानी भूल गए। संसद हो या सड़क, अस्पताल हो या गांव, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वक्फ बोर्ड ने ठगा नहीं। फिर भी चुनाव है तो वक्फ बोर्ड की मनमानी का समर्थन करना पड़ रहा है, चाहे इसके लिए समाजवाद का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आरजेडी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन चुनाव आते ही नेताओं के रंग बदल रहे हैं। परिवारवादी पहले समाजवादी बने और अब वोट बैंक के लिए नमाजवादी बनना पड़ रहा है। देखिए, ये कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे रहे और भ्रष्टाचारी से बन गए परिवारवादी, और ये तेजस्वी यादव परिवारवादी
होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी, और आने वाले दिन में ये रमखुदैया बनेंगे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, नवाजवादी को कभी बिहार की जनता नहीं कबूलेगी। आरजेडी की छवि बदलने के लिए तेजस्वी आजकल युवाओं को कलम बांट रहे हैं। ऐसे में एनडीए के नेता जनता को आगाह कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आए तो इसी कलम से आपकी जमीनें अपने नाम कर लेंगे। आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे, सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे। अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। बिहार में चुनावी पारा हाई है। सभी दल अपने वोट बैंक को साधने और सामने वाले की राजनीतिक रणनीति को फेल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो दल संवैधानिक कानून को डस्टबिन में डालने की मंशा रखते हैं, उनके लिए बिहार की जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करें बात प्रयागराज की, जहां आतंक का नया मॉड्यूल एक्टिव हो गया है। इसमें पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद आतंक के रास्ते पर ले जाया जाता है, जिहादी बना दिया जाता है। खबर पूरी क्या है, चलिए डिटेल में आपको फटाफट बताते हैं, क्योंकि प्रयागराज से ये मॉड्यूल सामने आया और हो सकता है कि ये बाकी राज्यों में भी एक्टिव हो। क्या हुआ है, चलिए जानकारी फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया है। नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही है। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की कोशिश हो रही है। लड़की का अपहरण कर केरल ले जाया गया। साजिश में शामिल थे प्रयागराज के 2 लोग, जिनको लेकर खुलासा हो गया, गिरफ्तारी हो चुकी है। दरकशा और कैफ मॉड्यूल में शामिल थे और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है और लोगों को पहचाना जा रहा है जो इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और ऐसे में उन पर कार्रवाई के लिए तैयारी हो रही है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में 3 किरदार अब तक एक्सपोज हो चुके हैं, जानकारी सामने आ चुकी है। कौन कौन से वो किरदार हैं जान लीजिए। नाबालिग दलित लड़की जिसको बहलाया फुसलाया गया, पैसे का लालच दिया गया और केरल ले गए। दरकशा जो नाबालिग को फुसलाने वाली महिला है, इसकी पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद कैफ भी पकड़ा गया है, कहकशा का सहयोगी बताया जाता है, और ये आपस में मिलकर ये पैसे का लालच देकर यहाँ पर चीजों को आगे ले जा रहे थे। और इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, कैसे कार्रवाई हो रही है, सुनिए। नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश में केरल फाइल्स का यह खुलासा होने के बाद इस मॉड्यूल को लेकर पुलिस अब छापेमारी तेज कर रही है और जानकारियां जुटा रही है। वक्त हो गया है प्रहार में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक्शन की कर लेते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स पर एनकाउंटर का एक्शन जारी है। कहां कहां एनकाउंटर हुआ है, चलिए पूरी जानकारी आपको फटाफट देखते हैं, क्योंकि एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। शहर शहर बदमाशों पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बताएं, बागपत में 1 लाख का इनामी ढेर कर दिया गया है। सबसे बड़ी सफलता इसे ही माना जा रहा है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कहां पर, गाजियाबाद में। मैनपुरी में 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अगर बताएं, हरदोई में भी एक्शन हुआ है, बच्ची के हत्यारे से मुठभेड़ हुई है। उसके अलावा हापुड़ में 2 इनामी गोकशों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। ये बरेली में भी एक्शन की खबर है, मुठभेड़ में 2 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ चल रही है। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट रहे हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?